रंजिश वाली मोहब्बत, रितु जोशी। एपिसोड नंबर 25। अब तक आपने पढ़ा। लो जी, सगाई का दिन आखिरकार आ ही गया। आइए देखते हैं सगाई के दिन किन किन किरदारों से हमारी मुलाकात होती है। क्या यह सगाई हो पाती है या फिर होने वाला है कोई तमाशा। चलिए देखते हैं अब आगे। राठौर परिवार, शेखावत परिवार और रजावत परिवार के अलावा वहाँ पर काशी के नैनिहाल से जोशी परिवार और वैदेही जी की ननद कोमल प्रताप सिंह और उनके पति विजय प्रताप सिंह भी वहाँ मौजूद थे। कोमल के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटे एक बड़ा था और जो बेटी थी वह बीच की थी और उसके बाद एक और बेटा था। लेकिन इस समय सगाई में सिर्फ उनकी बेटी ही मौजूद थी। दोनों बेटे सगाई में नहीं आ पाए थे, लेकिन शादी में वह लोग ज़रूर आने वाले थे। कोमल अमेरिका रहती थी और अमेरिका से वह अपनी दोनों भतीजियों की शादी अटेंड करने के लिए ही इंडिया वापस आई थी, ताकि वह इंडिया जाकर अपने बिजनेस में भी और इजाफा कर सके। कोमल जी बहुत सुलझी हुई महिला थी, इसलिए कभी भी उनके और वैदेही जी के बीच मनमुटाव रहा ही नहीं। दोनों एक दूसरे को बहनों के जैसे प्यार करते थे और उन दोनों के बीच में सगाई के कामों को आपस में सामंजस्य से बिठाते हुए देख, सभी कार्यों को पूरा करता देख रम्या को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। रम्या वैदेही जी की हर उस जगह को छीनना चाहती थी जो इस समय वैदेही जी की थी, क्योंकि इस समय जो वैदेही जी का था वह सब उसे मिलना चाहिए था। यह देखकर रम्या बार बार गुस्से से भरी जा रही थी, लेकिन उसने अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ था। थोड़ी देर में पंडित जी ने दोनों जोड़ों को भगवान के सामने बैठने का आमंत्रण दिया। पूजा शुरू हुई और एक नियत मुहूर्त पर पंडित जी ने दोनों ही जोड़ों को एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म को पूरा करने के लिए कहा। रुद्र ने काशी को अंगूठी पहनाई तो वहीं काशी ने झिझकते हुए रुद्र को अंगूठी पहना दी। काशी की यह झिझक रुद्र महसूस कर रहा था, लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि काशी यह शादी ही नहीं करना चाहती थी। काशी ने सोच रखा था कि वह कैसे भी करके शादी को कैंसिल करवा देगी, ताकि उसकी खुशी के लिए रूहिका की खुशी बर्बाद ना हो। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अंकुश ने जैसे ही रूहिका को अंगूठी पहनाने के लिए रूहिका का हाथ पकड़ा तो रूहिका को अंकुश की छुअन बर्दाश्त न हो सकी, लेकिन फिर भी वह उसकी छुअन को सह रही थी। सभी लोग अंगूठी पहनने के लिए उत्साहित थे, लेकिन जैसे ही अंकुश ने उसे अंगुली में अंगूठी डालना चाहा, जिस अंगुली में अंगूठी डाली जाती है, उसने देखा कि अंगुली में जख्म हुआ है और उस पर बैंडेज लगा हुआ है। जैसे ही अंकुश ने अंगुली में बैंडेज लगा हुआ देखा तो वह हैरान था। तभी रम्या रूहिका की तरफ देखकर बोली। रम्या बोली, रूहिका बेटा, यह चोट कैसे लगी तुम्हें? रूहिका बोली, दरअसल जल्दबाजी में आते हुए दरवाजे की कड़ी लग गई। उस समय ध्यान नहीं रहा, थोड़ी देर बाद देखा तो खून निकल रहा था। रूहिका ने जब यह कहा तो घर वाले सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। सगाई की रस्म जो अधूरी भी नहीं छोड़ी जा सकती थी। तभी रम्या बोली, फिट हो जाएगी अंगूठी। मैंने यह रिंग रूहिका के नाप से थोड़ी बड़ी बनाई है। इतना सुनते ही अंकुश ने अंगुली में अंगूठी डालने का ट्राई किया, लेकिन वह जा नहीं रही थी। रम्या तभी आगे आई और उसने ज़बरदस्ती उस अंगूठी को उंगली में घुसाना शुरू कर दिया कि तभी वैदेही ज़ोर से बोली, रुक जाओ रम्या। रम्या वैदेही जी की आवाज़ सुनकर हैरान थी। वैदेही जी ने इतनी ज़ोर से कहा था कि हर कोई वैदेही जी को देखने लगा था। सब समझ चुके थे कि अब ज़रूर कुछ ना कुछ तमाशा होगा। लेकिन वैदेही जी रम्या के पास आई और बोली। वैदेही जी बोली, रम्या, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या उसके हाथों में चोट लगी है और तुम ज़बरदस्ती अंगूठी घुसाए जा रही हो? क्या किसी की चोट से बढ़कर है क्या यह रस्म? सगाई की अंगूठी है, अभी चोट लगी है, कोई बात नहीं, दूसरी उंगली में पहना दो। ज़रूरी नहीं कि इसी उंगली में पहनाया जाए। तुम्हें चोट नहीं दिख रही क्या? मानती हूँ तुमने अंगूठी बड़ी बनाई है, लेकिन मेरी बेटी के लिए उसका कंफर्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी रम्या बोली, यह तुम किस तरीके से बात कर रही हो? वैसे ही मैं तुम्हारी बेटी की होने वाली सास हूँ, कुछ तो मान रखो मेरा। वैदेही जी बोली, मैं माँ हूँ रूहिका की। मैं इतनी देर से चुप थी, मुझे लगा तुम समझ जाओगी कि रूहिका को दर्द हो रहा है। वैसे भी सास होने का मतलब यह नहीं होता कि बहू के दर्द को अनदेखा कर दिया जाए। सास दूसरी माँ समान होती है और माँ कभी भी अपने बच्चों को दर्द में नहीं देख सकती। इतना कहकर वैदेही जी ने रम्या को घूर कर देखा। रम्या ने अंगूठी अंकुश को वापस करी और उसे दूसरी अंगुली में पहनाने के लिए कहा। अंकुश ने अंगूठी दूसरी अंगुली में पहना दी। वहीं रूहिका ने फिर अंकुश की अंगूठी पहनाई। इस तरीके से रूहिका और अंकुश की सगाई की रस्म हो चुकी थी, लेकिन रम्या तो तमाशा क्रिएट करने में माहिर थी। रम्या वैदेही जी से बोली। रम्या बोली, तुम आज तक शायद उस दुश्मनी को भूल ही नहीं हो, तभी तो जिस तरीके से तुमने मुझसे बात करी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
वैदेही जी बड़े ही शांत स्वर में बोली, अच्छा मुझे भी नहीं लगा था तब यह बोलते हुए, लेकिन मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है और जब उसकी आंखों में दर्द के आंसू बह रहे थे तो यह देखकर मैं चुप हो जाऊं, मैं ऐसी मां नहीं हूँ। इतना कहकर वैदेही जी दीप्ति जी की ओर मुड़ी और फिर दीप्ति जी की ओर देखकर बोली। वैदेही जी बोली, माफ़ करिएगा आंटी जी, लेकिन मेरा यहाँ पर बोलना ज़रूरी था। जैसे रम्या आपकी बेटी है और शायद मेरा यह बोलना आपको बुरा लगा हो, वैसे ही रूहिका मेरी बेटी है। उसके साथ कुछ भी गलत होगा तो मुझे भी बुरा लगेगा और मैं भी बोलूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझ गई होंगी। वैदेही जी ने जब दीप्ति जी की ओर देखकर सारी बात कही तो दीप्ति जी वैदेही जी से बोली। दीप्ति जी बोली, परेशान मत हो, वैसे ही बेटा मैं समझ सकती हूँ, बेटी की माँ हूँ और मेरी भी एक बेटी है। बच्चों को दर्द हो तो माँ को सबसे पहले दर्द का एहसास होता है और यह इतनी बड़ी बात भी नहीं है। रम्या तुम क्यों तमाशा कर रही हो? आज शुभ माहौल है घर में, तो अपना यह गुस्सा छोड़ो और वैदेही और रूहिका से माफ़ी मांगो। रम्या ने जैसे ही दीप्ति जी की यह बात सुनी तो वह हैरानी से अपनी माँ को देखने लगी। रम्या बोली, माफ़ी? मैं? क्यों? दीप्ति जी बोली, माफ़ी इसलिए क्योंकि आज रूहिका के लिए बहुत बड़ा दिन था और तुमने उसके दर्द की परवाह ना करते हुए भी ज़बरदस्ती उसे अंगूठी पहनाई। वैसे भी अंगूठी पहनाने की रस्म में रूहिका और अंकुश की थी, तुम्हें बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत थी? रूहिका बेटिया, इसकी ओर से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, यह तो नादान है बेटा, हमें माफ़ कर दो। रूहिका मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं नानी जी, अब मैं ठीक हूँ। इतना कहकर रूहिका चुप हो गई। वहीं दोनों ही जोड़ों को कुर्सी पर बैठाया गया और सभी लोग उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके पास आए। रम्या, जो कि वैदेही के साथ हुई बहस से वैसे ही गुस्सा थी, अब अपनी माँ के द्वारा सुनाए जाने से और गुस्सा हो गई, लेकिन फिर भी उसने गुस्से में ही वैदेही को देखा और मन ही मन में बोली। रम्या बोली, बहुत खुश हो ना तुम यह करके? तो वैदेही, अब तुम देखो, शादी के बाद मैं तुम्हारी बेटी का वह हाल करूंगी कि उसके एक एक आंसू की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। इतना कहकर वह झूठी मुस्कान के साथ मेहमानों से बातचीत करने लगी, लेकिन अभी तो किसी अहम किरदार का आना बहुत ज़रूरी था और वह किरदार कोई एक नहीं बल्कि 2 किरदार आने वाले थे। सभी मेहमान खुशी से सगाई की रस्म एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वैदेही जी मन ही मन में बेहद परेशान थी। वहीं काशी रुद्र से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। तभी उसने देखा कि रुद्र अकेला है। काशी ने रुद्र के पास जाना चाहा, तभी रुद्र की बुआ रम्या ने काशी को रोक दिया और काशी रम्या की ओर देख रही थी। तभी रम्या काशी से बोली। रम्या बोली, कहाँ जा रही हो बहुरानी? पता है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, लेकिन अभी मेहमानों के बीच यूं बार बार रुद्र को ढूंढना और उससे बातें करना ज़रूरी नहीं है। बातचीत करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। अभी मेहमानों पर ध्यान दो। तुम हमारे घर की होने वाली बड़ी बहू हो और बड़ी बहू के बहुत से दायित्व होते हैं। चलो वहाँ बैठो। और वैसे भी क्या करोगे रुद्र से अभी मिलकर? यह बात करके सगाई तो हो चुकी है और वैसे भी तुम और रुद्र तो सगाई और शादी से कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हो। पता नहीं आजकल के बच्चे मॉडर्न होने के नाम पर शादी से पहले ही बच्चा कर ले रहे हैं। काशी ने घूर कर रम्या को देखा तो रम्या फिर बोली। रम्या बोली, घूर क्यों रही हो? सच हमेशा कड़वा ही होता है। खैर वैसे तो यह तुम्हारी माँ के संस्कार ही हैं जो दिख गए सभी दुनिया वालों को। तभी काशी बोली, हाँ, जैसे कि आपके परिवार के लड़के के संस्कार भी दिखे। सोचिए अगर रुद्र की मुझसे शादी नहीं होती और मैं इन फ्यूचर अपने बच्चे का हक मांगने के लिए आपके घर आ जाती, तब आप लोगों की कितनी बदनामी होती और आपकी परवरिश और संस्कारों पर कितनी उंगली उठाई जाती आंटी जी। रम्या बोली, मैं आंटी नहीं बुआ हूँ, रुद्र की इकलौती बुआ, तो उस हिसाब से मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ और बुआ सास का ओहदा तुम जानती नहीं हो क्या होता है। काशी बोली, मुझे अच्छे से पता है बुआ जी कि बुआ सास का ओहदा क्या होता है, लेकिन बुआ सास का ओहदा सास और दादी सास से ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता ना। और वैसे भी बेटियां पराया धन होती हैं, उन्हें दूसरे घर में जाकर वहाँ के परिवार को अपनाना होता है, उनके परिवार में खुशियाँ बिखेरनी होती हैं। जितना वह अपने ससुराल में खुशियाँ बिखेरेंगी उतना ही उनके मायकों को भी मिलेगा। कहते हैं ना, कर्मा रिटर्न बैक। खैर अगर आपको हुक्म चलाने का इतना ही शौक है तो जब आपकी बहू आ जाए उस पर चलाइएगा। रम्या हंसते हुए बोली, वह तो मैं चलाऊंगी ही, आखिर मेरी इकलौती बहू जो आने वाली है और वह तुम्हारी बहन है। देख लो काशी, मेरे साथ तुम्हारे 2 रिश्ते जुड़ रहे हैं, एक तुम्हारी बहन के साथ सास का और दूसरा तुम्हारी पति की बुआ होने का, इसलिए मुझसे बहुत अच्छे से पेश आना होगा तुम्हें। काशी बोली,
जी, मैं जो जैसा होता है उसके साथ वैसे ही पेश आती हूँ। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जो अच्छा होगा, जो हमारा भला सोचेगा, मैं उसका हमेशा भला चाहूँगी। लेकिन अगर मेरे या मेरे परिवार पर किसी ने भी गलत भाव से देखा तो मुझे उसकी आँखें निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। माफ़ करिएगा, आप बड़ी हैं लेकिन परिवार का महत्व तो आपको पता ही होगा। क्यों बुआ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? इतना कहकर काशी वहाँ से रम्या को अवॉइड करके दूसरी ओर चली गई। तो वहीं रम्या काशी की इन बातों को सुनकर और ज़्यादा गुस्से में आ गई और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। रम्या बोली, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर रम्या वहाँ से मुंह बनाती हुई दूसरी ओर चली गई। सगाई का दिन यूं ही हंसते मुस्कुराते निकल चुका था। शेखावत परिवार और राठौर परिवार और उनके रिश्तेदार सभी अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। सगाई में बहुत से लोग आए हुए थे, लेकिन अभी भी काफ़ी नज़दीकी रिश्तेदार और दूर के रिश्तेदारों का आना बचा हुआ था, इसलिए शादी की भव्य तैयारी की गई। आखिरकार राजस्थान की दो सबसे बड़ी रियासतों के बच्चों की शादी थी। यह शादी कोई मामूली शादी नहीं होनी थी। शादी की रस्में जिस दिन से शुरू होने वाली थी उससे एक दिन पहले ही शिवांग लंदन से लौट आया था। शिवांग को जैसे ही यह पता चला कि रुद्र की शादी काशी नाम की लड़की से हो रही है तो शिवांग अपनी भाभी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। लेकिन इस बार शिवांग अकेले नहीं आया था, बल्कि शिवांग के साथ आई हुई थी एक लड़की जिसका नाम था ऐश्वर्या मल्होत्रा। वह शिवांग के साथ काम कर रहे मिस्टर मल्होत्रा की इकलौती बेटी थी। इंडियन कल्चर उसे काफ़ी पसंद था, इसलिए इंडियन कल्चर और इंडियन वेडिंग देखने के लिए वह शिवांग के साथ राजस्थान आई थी। हालांकि शिवांग उसे लाना नहीं चाहता था, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा के काफ़ी बार इंसिस्ट करने के बाद उसे ऐश्वर्या को अपने साथ लाना पड़ा। ऐश्वर्या जो कि शिवांग से बहुत प्यार करती थी, जिसके बारे में शिवांग को पता भी नहीं था। शिवांग इन 2 सालों में काफ़ी बदल चुका था। उसकी वजह थी एक सीक्रेट लड़की जो उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। लेकिन कौन है वह लड़की जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता? यह जानकर शिवांग इस बात से खुश था कि रुद्र की शादी के बाद वह सभी घर वालों को उस लड़की के बारे में बता देगा। शिवांग घर पहुंचा तो उसे सारी सिचुएशन पता चली। शिवांग अपने कमरे में बिस्तर पर अपनी माँ राधिका जी की गोद में जाकर सर रखकर लेटा बातें कर रहा था। रात का समय था। राधिका जी शिवांग को यूं देखकर बोली। राधिका जी बोली, क्या हुआ आज मेरा लाडला इतना शांत शांत है? कुछ बात है क्या? बता, तू तो अपनी माँ से हर बार शेयर करता है। शिवांग बोला, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपकी गोद को मैंने 2 सालों में बहुत मिस किया, इसलिए आपकी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ, सुकून पाना चाहता हूँ। आज समझ में आया कि भैया ने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कितनी मेहनत करी। खाना पीना, नींद और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माँ की गोद, सब कुछ मिस किया मैंने और बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया माँ। राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, बिना मेहनत के तो सफलता हासिल ही नहीं होती है, और वैसे भी इन 2 सालों में तूने बहुत मेहनत करी है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और उसी का नतीजा हम सबको देखने को मिल रहा है। बिजनेस वर्ल्ड में तेरा एक नया मुकाम कायम हो चुका है और तू उस वर्ल्ड में अपने पिता और अपने भाई के नाम से नहीं बल्कि खुद के नाम से पहचाना जा रहा है। यह क्या कम बात है? शिवांग बोला, पर माँ, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था लंदन में। राधिका जी बोली, तो इंडिया आ जाता। शिवांग बोला, आपको पता है ना मैं नहीं आ सकता था। राधिका जी बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी अब इंडिया आया हुआ है, अब तुझे कम से कम 2-3 हफ्ते तो यहाँ से जाने नहीं दूंगी, मैं बता रही हूँ। शिवांग बोला, अच्छा ठीक है, मत जाने देना, लेकिन यह बात तो बताओ कि मेरी होने वाली भाभी कैसी है? और माँ, क्या सचमुच भाभी की छोटी बहन की शादी अंकुश से हो रही है? रम्या बुआ सचमुच अंकुश की शादी कर रही हैं? अंकुश तो कुछ खास करता भी नहीं, फूफा जी के साथ उनके बिजनेस में लगा हुआ है, अपने दम पर तो उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी भाभी के घर वाले मान गए इस रिश्ते के लिए। राधिका जी थोड़ा परेशान हुई और बोली, रम्या ने कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा था। पता है, जब मैं वैदेही जी की आंखें देख रही थी ना, तो उसमें साफ दिख रहा था कि वह रम्या की बातों से खुश नहीं है, लेकिन काशी और रुद्र की खुशी के लिए और साथ ही में व्योम के अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भरी है। और रूहिका, वह अपनी बहन से इतना प्यार करती है कि उसके बिना अपने बारे में कुछ सोचे इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। नहीं तो वह लड़की डॉक्टर है और एक अच्छी सर्जन है। इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज़ में भी उसके नाम के बहुत चर्चे हैं। फिर भी उसने अंकुश से शादी के लिए हामी भर दी। राधिका जी और शिवांग के बीच हो रही बातचीत सुनकर शिवांग हैरान था, पर अभी तो उसे रम्या के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलनी बाकी थी जिससे उसके होश उड़ने वाले थे। आखिर क्या है वह बात, जानना दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप इसके आने वाली सीरीज़ के पार्ट्स को मिस ना करें। धन्यवाद।